गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। 16वां लेसन अपना चल रहा था, जिसमें कल का वीडियो आपने देखा। उसमें वन संसाधन आपको बताया गया, जिसमें भारत में 6 प्रकार के वनों का विवेचन, उनके क्षेत्र, प्रमुख वृक्ष आदि कारकों का अध्ययन हमने किया। आज 16वां लेसन में अगला बिंदु है, पहला बिंदु पशु संपदा था, दूसरा वन संसाधन था। आज का अपन बिंदु देखते हैं मत्स्य संसाधन के बारे में। देखते हैं मत्स्य संसाधन। देखिए, अपने भारत में अनेक प्रकार की झील, तालाब, नदी, बांध, जलाशय, समुद्र, ये सारी जलराशि मत्स्य संसाधन की प्रबलता को दर्शाती है। यानी जो मत्स्य संसाधन का जो विकास है वह इन सब तालाब, झील, नहर, समुद्र, नदी, बांध, इन जल स्रोतों के अंतर्गत मत्स्य संसाधन का विकास होता है। देखिए, मुख्यतः अपन भारत में मत्स्य संसाधन की बात करें तो मुख्यतः भारत में महासागरों से तो 60% और जो आंतरिक जलराशि है उससे 40% मछलियां पकड़ी जाती हैं। महासागरों से कितने मछलियां पकड़ी जाती हैं? भारत की कुल मछलियों का 60% और 40% जो आंतरिक जो जलराशि है, जो भी नदी, झील वगैरह, उनसे मछलियां पकड़ी जाती हैं। देखिए, मुख्यतः महासागरों से जो प्राप्त होने वाली जो कुल मछलियां हैं उनका, यानी महासागर से जो मछलियां प्राप्त होती हैं, इन मछलियों का 70% अपने भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट है वहां से पकड़ा जाता है। पश्चिमी समुद्री तट। और जो 30% जो मछलियां बची वो पूर्वी समुद्री तट से पकड़ी जाती है। देखिए, भारत में मत्स्य संसाधन के पर बात करें तो भारत में जितनी भी मछलियां पकड़ी जाती हैं, कुल मछलियों का 60% भाग हमें कहां से मिलता है? महासागरों से। और कुल मछलियों का 40% भाग हमें कहां से मिलता है? आंतरिक जलराशि, नदी, बांध, तालाब, झील जो भी है इनसे प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब महासागर से जो 60% मछलियां पकड़ी जाती हैं उनमें केवल 2 स्थान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। महासागरों से पकड़ी जाने वाली मछलियों का लगभग 70% पश्चिमी समुद्री तट से पकड़ा जाता है और 30% पूर्वी समुद्री तट से पकड़ा जाता है। अब ये तो हो गई अपनी मत्स्य संसाधन की बात। अब देखते हैं अपने मत्स्य संसाधन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशा। कम से कम 2-3 बार ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। मत्स्य संसाधन की अनुकूलतम भौगोलिक दशा या आदर्श अनुकूलतम कारक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस लेसन का। देखिए, अनुकूल भौगोलिक दशाओं में पहला बिंदु है छिछले समुद्र। देखिए, मुख्यतः छिछले समुद्र क्या? छिछले समुद्रों का मतलब होता है ऐसे समुद्र जिनकी गहराई क्या है? कम। यानी लगभग कितने फेदम? 200 फेदम तक की गहराई वाले जो समुद्र हैं उन्हें छिछले समुद्र कहा जाता है। ऐसे समुद्र जिनकी गहराई 200 फेदम है, जिनकी गहराई कम होती है, वो समुद्र मत्स्य संसाधन के लिए अनुकूलतम कारक होते हैं। कारण सुनो क्यों। देखिए, छिछले समुद्र मत्स्य संसाधन के लिए अनुकूलतम कैसे होते हैं? मछलियों का भोजन होता है क्या? प्लैंक्टन। मछलियों का भोजन क्या होता है? प्लैंक्टन। और प्लैंक्टन का जो विकास होता है
वो किसके कारण से होता है? सूर्य की किरणों के कारण से। और जो सूर्य की किरणें हैं वो जल राशि में पार करके कितने गहराई तक जाती हैं? केवल 200 फेदम की गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं। अब 200 फेदम तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच पाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लैंकटन का विकास कहां पर सर्वाधिक होगा? जल समुद्रों की गहराई 200 फेदम होगी, क्योंकि 200 फेदम गहराई पर सूर्य की किरणें पहुंच पाती हैं, जो किसके विकास में सहायक है? प्लैंकटन के विकास में सहायक है। तो मछलियों को भोजन की आपूर्ति कहां पर सर्वाधिक होगी? जहां पर या जिन महासागरों की गहराई केवल कितनी है? 200 फेदम तक है। तो बताओ छिछले समुद्र मत्स्य संसाधन के अनुकूलतम कारक हुए या नहीं हुए? कोई दिक्कत? दूसरा बिंदु है नदियों के मुहाने। देखिए नदी मुहाने भी महत्वपूर्ण कारण। नदियों के मुहानों पर भी प्लैंकटन के लिए, प्लैंकटन समझ गए ना, मछलियों का भोजन, प्लैंकटन के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो नदियों के मुहाने पर भी सरलता से मिल जाते हैं। अतः प्लैंकटन का विकास नदियों के मुहानों पर भी सर्वाधिक देखने को मिलता है। प्लैंकटन प्राप्त करने के लिए मछलियां नदियों के मुहाने पर आती हैं, इसलिए मत्स्य संसाधन मछलियां कहां पर पकड़ी जाती हैं? नदी मुहानों पर। 2 कारक हो गए। तीसरा विपरीत धाराओं का मिलन स्थल। देखिए मुख्यतः मत्स्य संसाधन का जो विकास है ये कहां पर सर्वाधिक होता है? जहां पर कोहरा सर्वाधिक पड़ता है। ठीक प्रकार समझिएगा, मत्स्य संसाधन का विकास सर्वाधिक कहां पर होता है? जहां पर क्या पड़ता है? कोहरा। कोहरा कब पड़ता है? जब 2 विपरीत धाराएं, गर्म ठंडी, 2 विपरीत धाराएं हो गई ना, जब 2 विपरीत धाराएं आपस में मिलती हैं, या ये कहें जब गर्म व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो वहां पर कोहरा सर्वाधिक पड़ता है। और प्लैंकटन के विकास के लिए किसका होना आवश्यक है? कोहरे का होना आवश्यक है। कोहरे के अभाव में प्लैंकटन का विकास नहीं होता। इसलिए जहां पर 2 विपरीत जलधाराएं आपस में मिलेंगी वहां पर कोहरा पड़ेगा। कोहरा पड़ेगा तो प्लैंकटन का विकास होगा और मछलियां वहां पर सर्वाधिक पाई जाएंगी। आपके दिमाग में हो सकता है एक बात और हो कि यह प्लैंकटन होता क्या है। देखिए जलराशि के अंतर्गत पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव, जंतु, सूक्ष्म वनस्पति, ठीक है, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। तो ये 3 कारक महत्वपूर्ण हो गए। फिर से देखो 3 कारक कौन कौन से हैं मत्स्य संसाधन के लिए या मत्स्य संसाधन के लिए अनुकूलतम भौगोलिक कारकों में? पहला कारक आता है, फिर से कह रहा हूं महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मत्स्य संसाधन के लिए आदर्श अनुकूलतम कारक 3 कारक। नंबर 1 छिछले समुद्र। छिछले समुद्र क्या होते हैं? कम गहराई वाले समुद्र। कम गहराई से मतलब क्या है? जिन महासागरों की गहराई अधिकतम 200 फेदम तक होती है उन महासागरों को छिछले समुद्र, उथले समुद्र भी कहा जाता है। इनको छिछले समुद्र भी कह सकते हैं और उथले समुद्र भी कह सकते हैं। तो छिछले समुद्र में क्या विशेष बात होती है कि यहाँ पर मछलियां अधिकतम पाई जाती हैं? तो देखो विशेष बात क्या होती है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सूर्य की किरणें जलराशि में अधिकतम या आसानी से, सरलता से कितनी गहराई तक पहुंच पाती हैं? 200 फेदम की गहराई तक पहुंच पाती हैं। समझ में आ रहा होगा सभी को कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जलराशि में कितनी गहराई पर पहुंच पाती हैं? सरलता से 200 फेदम की गहराई पर। मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन, और प्लैंकटन का विकास किसके अभाव में नहीं हो पाता? सूर्य की किरणों के अभाव में नहीं हो पाता। तो सूर्य की किरणें कहां पर मिल रही है? 200 फेदम की गहराई वाले समुद्र पर आसानी से मिल रही है, यानी कम गहराई वाले समुद्र पर मिल रही है, नहीं मिल रही। तो प्लैंकटन होता है मछलियों का भोजन। तो मछलियों का भोजन सर्वाधिक हमें कहां पर प्राप्त हुआ?
200 फीट की गहराई वाले समुद्रों पर। तो जहां पर भोजन की उपलब्धता होगी वहां पर मछलियां रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसलिए छिछले समुद्रों के अंतर्गत मछलियों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। कोई दिक्कत? दूसरा है नदी मुहाने। नदियों के जो मुहाने होते हैं उन पर भी प्लैंकटन के विकास के लिए, प्लैंकटन का मतलब मछलियों का भोजन, नदियों के मुहाने पर भी प्लैंकटन के विकास के लिए जो आवश्यक जो तत्व होते हैं वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। या आप ये कहें कि नदियों के मुहाने पर प्लैंकटन का विकास सर्वाधिक हो जाता है। मछलियां नदियों के मुहाने पर प्लैंकटन प्राप्त करने के लिए यानी भोजन प्राप्त करने के लिए आती हैं, क्योंकि वहां पर भोजन की उपलब्धता पाई जाती है। तो भोजन की उपलब्धता के कारण भी नदियों के मुहाने पर मत्स्य संख्या, मछलियों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। यह भी एक विशेष कारण है। एक है विपरीत धाराओं का मिलन स्थल। देखिए, गर्म व ठंडी जल धाराओं के मिलन स्थल पर मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, जिसका प्रधान कारण ये, जब दो विपरीत जल धाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर कोहरे का निर्माण होता है, कोहरा पड़ता है। कोहरा प्लैंकटन के विकास के लिए अति आवश्यक तत्व है, इसलिए वहां पर मछलियां सर्वाधिक। एक सीधा सा छोटा सा उदाहरण है, भारत का नहीं विश्व स्तर का है। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा का नाम है। कौन सी? लैब्राडोर, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। और गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा का नाम है। लैब्राडोर ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। ये दोनों जलधाराएं जहां पर मिलती हैं वहां पर सर्वाधिक कोहरा पड़ता है, वहां मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक मछलियां पाई जाती हैं कहां? न्यूफाउंडलैंड तट पर, न्यूफाउंडलैंड में। कारण है दोनों जलधाराओं का मिलन स्थल वो है। तो जहां पर दो विपरीत जलधाराएं आपस में मिलेंगी वहां पर मुख्य रूप से इस प्रकार की स्थिति पाई जाएगी। आगे ध्यान दीजिएगा, अपने भारत में मत्स्य प्राप्ति के मुख्य क्षेत्र, अपने भारत में मछलियां किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत प्राप्त की जाती हैं? नंबर 1, समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, जो कि भारत का एक विशालतम मत्स्य क्षेत्र है। नंबर 2, नदीमुख मत्स्य क्षेत्र, यह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नंबर 3, मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। और नंबर 4, मोती मत्स्य क्षेत्र। अपने भारत में मत्स्य प्राप्ति, मछली प्राप्त करने के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, कितने हैं? 4 क्षेत्र प्रमुख हैं। समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, नदीमुख मत्स्य क्षेत्र, मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र और मोती मत्स्य क्षेत्र। कई बार प्रश्न पूछ लेता है भारत में मत्स्य प्राप्ति के कोई 2 या 3 या 4 मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र अपने भारत में? पहला, समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। दूसरा, नदीमुख मत्स्य क्षेत्र। तीसरा, मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। और नंबर 4, मोती मत्स्य क्षेत्र। आ रहा है समझ में?
आगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं पढ़े समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र के बारे में। देखिए मुख्यतः जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यह मुख्यतः समुद्र तट रेखा से, यह जो समुद्र तटीय रेखा है उससे 100 किलोमीटर की दूरी तक खुले समुद्र की सीमा तक सीमित है। समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र कहां है? समुद्र तटीय रेखा से 100 किलोमीटर दूर खुले जो समुद्र है उनकी सीमा तक। मुख्यतः कैटफिश, शार्क, मैकरेल, ऑल, टूना, बॉम्बे आदि प्रकार की जो मछलियां हैं वो यहां पर पाई जाती हैं। फिर से देखो, समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र किसे कहोगे? जो मत्स्य क्षेत्र समुद्र तट रेखा से 100 किलोमीटर दूर खुले सागरों की सीमा तक सीमित है उन्हें समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। कौन कौन सी मछलियां पाई जाती हैं? तो शार्क, मैकरेल, ऑल, बॉम्बे, टूना, अनेक इस प्रकार की प्रजातियां मछलियों की वो पाई जाती हैं। दूसरा आता है नदीमुख मत्स्य क्षेत्र। नदीमुख, नदियों के मुख पर, यानी अभी एक बिंदु आया था अनुकूलतम भौगोलिक दशाओं में नदी मुहाने, वही बात है यहाँ कि नदीमुख यानी नदियों के मुहानों पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, या भारत में नदियों के मुहाने पर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? नदीमुख मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। कॉर्क, कटला, हिल्ला, अप, इस प्रकार की मछलियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये प्रजातियां भी आप ध्यान में रखें। तो नदीमुख मत्स्य क्षेत्र समझ गए ना? भारत में नदियों के मुहानों पर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नदीमुख मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा है मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। नदी, झील, तालाब, नहर आदि के अंतर्गत जो मछलियां पकड़ी जाती हैं वो मीठे जल की मछलियां होती हैं। नदी में, झील में, तालाब में, नहर में आदि जगह, आदि जलराशियों में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उन्हें कहा जाता है क्या? मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। कोई दिक्कत? मुख्यतः जो महत्वपूर्ण नदियां होती हैं या जो विशाल नदियां होती हैं, उन विशाल नदियों की जो सहायक नदियां होती हैं उन सहायक नदियों से भी इस प्रकार से मछलियां पकड़ी जाती हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। एक मोती मत्स्य क्षेत्र। मोती मत्स्य क्षेत्र का मतलब है, ठीक है समझिएगा, यह महत्वपूर्ण है। मोती मत्स्य क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु में कुमारी अंतरीप व पाम्बन द्वीप में कौन सी मछलियां पाई जाती हैं? आयस्टार। कौन सी मछलियां पाई जाती हैं? आयस्टार। और इन आयस्टार मछलियों के अंतर्गत क्या मिलता है? मोती मिलता है। इन क्षेत्रों को कहा जाता है मोती मत्स्य क्षेत्र। फिर से देखो, मोती मत्स्य क्षेत्र क्या? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु का कुमारी अंतरीप और पाम्बन द्वीप, यहां पर कौन सी मछली पाई जाती है? आयस्टार मछली। और आयस्टार मछलियों में क्या पाया जाता है? बहुमूल्य मोती। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत जो मछलियां पाई जाती हैं वो कौन सी कहलाएंगी? मोती मत्स्य क्षेत्र। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो एक बार ठीक ढंग से।
देखिए बाद में मत्स्य प्राप्ति क्षेत्रों की बात करें तो मुख्यतः भारत में 4 प्रकार के मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं, मछली प्राप्ति के क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको बताया कि समुद्र तटीय जो रेखा है उससे 100 किलोमीटर की दूरी तक खुले समुद्रों में जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उन्हें समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा नदीमुख मत्स्य क्षेत्र, किसे कहोगे? नदियों के मुहानों पर जो मछलियां पकड़ी जाती हैं उन्हें नदीमुख मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र, किसे कहोगे? नदी, नहर, झील, तालाब आदि जलराशि के अंतर्गत मीठे जल की जो मछलियां पाई जाती हैं या जो पकड़ी जाती हैं उन्हें मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र कहेंगे। और नंबर 4 मोती मत्स्य क्षेत्र। मोती मत्स्य क्षेत्र किसे कहोगे? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु का कुमारी अंतर्द्वीप, पाम्बन द्वीप, यहां पर कौन सी मछली पाई जाती है? आई स्टार। और आई स्टार जो मछली होती है उसमें बहुमूल्य मोती पाया जाता है। तो ये जो मछलियों के जो प्राप्ति क्षेत्र हैं इन प्राप्ति क्षेत्रों को किस नाम जानोगे? मोती मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? फिर है अपने भारत के अंतर्गत मत्स्य उद्योग के महत्व के विषय में कि मत्स्य उद्योग का महत्व क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। नंबर 1 मछलियां प्रोटीन युक्त आहार होती हैं। पहला महत्व क्या है? मछलियां प्रोटीन युक्त आहार होती हैं। नंबर 2 यह एक संतुलित आहार है जिसमें व्यक्ति कुपोषण का शिकार नहीं होता, यानी यह संतुलित आहार कुपोषण का शिकार नहीं होता। तीसरा महत्व मत्स्य संसाधन अनेक व्यवसायों को रोजगार प्रदान करता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। और नंबर 4 मछलियों के कारण से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये सारी बातें भी मत्स्य उद्योग के महत्व के अंतर्गत सम्मिलित हैं। मत्स्य उद्योग के कारण अनेक सहायक व्यवसाय भी जन्म लेते हैं, तो ये महत्व अपने मत्स्य उद्योग के अंतर्गत है। देखिए मुख्यतः भारत के अंतर्गत जो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, जहां पर मत्स्य संसाधन मैंने बताया भाई महासागरों का 70% मछलियां पश्चिमी तट पर, 30% पूर्वी तट पर, तो वहां पर अनेक बंदरगाह, जैसे पूर्वी तट पर प्रश्न आ सकता है कई बार कि पूर्वी तट पर स्थित कोई 3 बंदरगाहों के नाम लिखो। तो पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं? कोलकाता, कटक, पुरी, गोपालपुर, गंजम, नेल्लोर, चेन्नई, पांडिचेरी, ये कहां पर है? पूर्वी तट पर बंदरगाह। फिर से कौन कौन से हैं? कोलकाता, कटक, पुरी, गोपालपुर, गंजम, नेल्लोर, चेन्नई, पांडिचेरी। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है उनमें पोरबंदर, सूरत, मुंबई, जयगढ़, देवगढ़, रत्नागिरी, मंगलोर, कोच्चि। पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? पोरबंदर, सूरत, मुंबई, जयगढ़, देवगढ़, मंगलोर, रत्नागिरी, कोच्चि। ये पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। देखिए अपना जो भारत है इसका मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत का मत्स्य उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। मत्स्य संसाधन में पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान भारत का। और राज्यों की अपन बात करें अपने भारत में तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश,
दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा गुजरात। ये राज्य महत्वपूर्ण है। तो प्रथम स्थान किस राज्य का है मत्स्य संसाधन के अंतर्गत? आंध्र प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। और तृतीय स्थान किसका है? गुजरात का। ये मत्स्य संसाधन का टॉपिक कंप्लीट। कल के वीडियो में अपन देखेंगे भारत में जल संसाधन की उपलब्धता। जिस बिंदु में आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी बच्चे को हो, बेझिझक आप बता सकते हैं। डाउट का ऑप्शन दिया गया है। बाकी जो आपको बताया जा रहा है वो ठीक प्रकार से आप कर रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे, नोट्स वगैरह भी लिख रहे होंगे। तो यह आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताइएगा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।